मैं ESSIC कनकपुर विद्यालय से DP मौर्य। मैं आपको रसायन विज्ञान के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। ये कक्षा 12वीं का आपका पूरा सिलेबस है, इसको रसायन विज्ञान का, इसको आप देख सकते हैं। जिसमें कि पहला आपका लेसन आता है आपका ठोस, दूसरा आता है आपका विलयन, तीसरा आपका आता है विद्युत रसायन और चौथा आपका आता है रासायनिक बलगतिकी और पांचवा आता है आपका पृष्ठ रसायन और छठवां आपका होता है तत्वों का निष्कर्षण और सातवां आपका होता है पी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं और आठवां जो होता है आपको ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। नौवां आपका है इसमें उप सहसंयोजक यौगिकों का जो आपका कंपाउंड बनेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। और इसमें देखिए आपका 10वां लेसन जो होता है हेलो एल्केन, जो कि आपको कार्बनिक यौगिकों के बारे में आपको बताया जाएगा। 11वां आपका है एल्कोहल और फिनाइल और ईथर और 12वां आपका बनता है एल्डिहाइड व कीटोन और 13वां लेसन आपका बनता है कार्बनिक वो आपके कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो विशेषता है इसके बारे में बताया जाएगा। और 14वां लेसन आपका पड़ता है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक और 15वां आपका बनता है जैवाणु और 16वां आपका है बहुलक और 17वां आपका है दैनिक जीवन में रसायन। इतना आज आपको कक्षा 12वीं के सिलेबस के बारे में बताया गया है। ये सिलेबस है आपका कक्षा 12वीं का, जो इसको आप पूरी तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए और या फिर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, इसको रख कर लीजिए अपने। और क्रम बाय क्रम हम इस पूरे टॉपिक के बारे में आपको डेली अपडेट करते रहेंगे और थोड़ा बहुत हम इसके बेसिक चीजों के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कक्षा 11वीं में और कक्षा 12वीं में रसायन विज्ञान के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आपके सिमिलरिटीज आपके मिलते हैं। मैं इसको देखिए, जो भी आपका मुख्य रूप से हम लोग लेते हैं कार्बनिक रसायन में, कार्बनिक रसायन में जैसा कि आप लोगों ने सभी पढ़े होंगे कि इसमें मुख्य रूप से हमारा होता है आपका मुख्य रूप से IUPAC नाम पद्धति, मतलब कि IUPAC नाम पद्धति के आधार पर हम कार्बनिक यौगिकों का मुख्य रूप से उसके बारे में जानकारी करेंगे। उसके साथ साथ जैसे हम लोग कहते हैं एल्केन क्या होता है और हमारा जो होता है एल्कीन किसे कहते हैं हम लोग, और हमारा जो होता है आप इसमें देखते हैं एल्काइन। और इसमें ये तुम्हारे जो आप ये हो गए और इसी के साथ में जैसे हम इसको बताएंगे कि आप इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और जबकि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। जहां कि हमारे एल्कीन और एल्काइन में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे n बराबर 2 से प्रारंभ होता है, n बराबर 1 2 3 जो कि कार्बन की संख्या होती है और हमारा एल्केन वाले में n बराबर 1 से प्रारंभ करते हैं, जहां पे n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 हम लोग ले सकते हैं। सामान्यतः हम लोग बेसिकली अगर कार्बनिक यौगिकों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हमारा आपका एल्कीन और एल्काइन को देखते हैं हम लोग, जिसमें एल्केन में प्रत्येक कार्बन के मध्य में आपका एकल बंध बनता है और एल्कीन में किसी 2 कार्बन के मध्य में एक हमारा जो है आपका द्विबंध बनता है और एल्काइन में किसी 2 कार्बन के मध्य में एक हमारा त्रिकबंध पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। और जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा कि एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, 7 कार्बन को क्या बोलेंगे और इसी प्रकार से 8 कार्बन है, 9 कार्बन है और 10 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं। एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को हम लोग बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को हम लोग बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट और 5 कार्बन को हम लोग बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेक्स, 7 कार्बन को हम लोग बोलते हैं हेप्ट
8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन को बोलते हैं डेक, सॉरी नाम, और 10 कार्बन को हम लोग बोलते हैं डेक। ये हमारे कार्बन की संख्या है, जिसको एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, और 7 कार्बन को हेप, और 8 कार्बन को ऑक्ट, और 9 कार्बन को नान, और 10 कार्बन को डेक के नाम से हमारा जाना जाता है। मैं आपको इसमें एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो एल्केन समूह के सदस्य होते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट करते रहिएगा बराबर। जो हमारा एल्केन समूह का सदस्य होता है, हम लोग इसको एग्जाम में पढ़े भी थे कि एल्केन समूह के जितने भी सदस्य हमारे होते हैं, इनको जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं CH4 या C2H6 आदि जो आप लोग लेते हैं, ये हमारे होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का आशय यह होता है कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, उन्हें हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। जबकि जो कि एल्कीन और एल्काइन समूह के सदस्यों को हम लोग बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिनमें कि हमारा यह पहचान होता है कि जब किसी 2 कार्बन के मध्य में अगर द्विबंध या त्रिबंध पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के अंतर्गत उसको हम लोग देखते हैं। और एक बात हम बताना चाहेंगे आपको कि एल्केन और एल्कीन सदस्यों के या एल्काइन के नामकरण कैसे हम लोग लेते हैं। याद रखना बच्चों, इसमें जैसे कि हमारा एल्केन समूह है, एल्केन के लिए हम लोग लगाते हैं एल्क, एल्क लगाते हैं। एल्क का मतलब यह हुआ एल्क धन, एल्क धन एन, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग कहेंगे इसको एन, एल्क धन एन, इसका नाम क्या होगा हमारा एल्केन, ठीक है ना। जैसे हमारा एल्कीन समूह का सदस्य हमारा है, तो हम कहेंगे एल्क धन ईन, अर्थात एल्कीन आपका हो जाएगा। इसमें हमारा क्या होता है, एल्काइन समूह में एल्क धन आइन। अब इसमें आपको ये देखना है कि हम लोग किस समूह के यौगिकों का नामकरण कर रहे हैं। जैसे हमारा एल्केन समूह में देखते हैं कि इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, मेथ। मेथ का मतलब क्या हुआ, मेथ में हम लोग जोड़ देंगे एन, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। जैसे हमारा एल्कीन समूह का है C2H4 है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग कहेंगे कि एथ धन ईन, इसका नाम हो जाएगा एथीन। ऐसे हमारा एल्काइन समूह का कोई सदस्य हमारा है, जैसे C2H2 हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि आपका एथ धन आइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइन। ऐसे ही हमारे कि जितने भी हमारे इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन समूह के सदस्य हैं, उनके कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर हम लोग एन, इन या आइन का प्रयोग करके उनका नामकरण देना चाहते हैं, ठीक। और साथ ही साथ हम इसकी संरचनाओं के बारे में भी आपको बताने का प्रयास करेंगे, इतना आप लोग पहले नोट कर लीजिए। जैसे हमारा एल्केन समूह के सदस्यों का अगर हम लोग संरचना बनाना चाहते हैं कि इसकी संरचना कैसे बनाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों। जैसे हमने लिया C4H10, यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बन के दुगने से 2 अधिक हाइड्रोजन होता है, तो वह एक पहचान होती है कि यह हमारा एल्केन परिवार का सदस्य है। यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर ये एल्केन परिवार का है, तो प्रत्येक कार्बन को आप पहले ऐसे ड्रा कर लीजिए कि हम हाउ मेनी कार्बन, इसमें कितने कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है, चारों कार्बन को ऐसे हम बना देते हैं। अगर यह एल्केन परिवार का सदस्य है, तो हम प्रत्येक कार्बन के मध्य में एकम बांड पहले लगा देंगे, और तत्पश्चात जैसा कि हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा है कि एक कार्बन के 4 बंध होते हैं और एक हाइड्रोजन हमारा एक बंध बनाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक कार्बन का एक बंध बन चुका है, 3 इसका बंध खाली है, तो इसका भी हमारा 2 खाली है, इसका भी 2 खाली है, इसी प्रकार इसका हमारा 3 खाली है। जितने हमारे बांड यहाँ पे खाली है, मैं उतने इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर देता हूँ, तो टोटल हमारा जो हाइड्रोजन है और कार्बन है हमारे ये बैलेंस हो जाते हैं, और इसी प्रकार से इसकी संरचना हमारी कंप्लीट होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3 एंड सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 एंड CH3। अब इसका नाम अगर हम बताना चाहेंगे इसका नाम क्या होगा, तो हम देख रहे हैं कि इसमें कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं ब्यूट। ब्यूट में क्या जोड़ देंगे, एन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट
धन एन, इसका नाम बेटा हमारा हो जाएगा ब्यूटेन। ये हमारा किस परिवार का सदस्य हमारा है? एल्केन परिवार का। इसी प्रकार से अगर हम एल्कीन चाहते हैं, एल्कीन परिवार के सदस्यों का कैसे हम लोग संरचना बनाना जानते हैं, कैसे जानेंगे इसके बारे में, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यही हमारा 4 कार्बन का हम लोग लेते हैं, यहाँ पे होगा C4H8। अब हम यहाँ पे कहेंगे कि एल्कीन परिवार के सदस्यों को हम कैसे पहचानेंगे, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जब हमारा कार्बन की संख्या का दूना करने के बाद अगर हाइड्रोजन की संख्या के बराबर आता है, यह सिद्ध होता है कि यह एल्कीन परिवार का सदस्य है। और एल्कीन परिवार के सदस्यों में किसी 2 कार्बन के मध्य में एक हमारा डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसकी जितने भी कार्बन होंगे उसको हम ड्रा कर देंगे। उसको ड्रा करने के उपरांत हमारा किसी 2 कार्बन के मध्य में, चाहे आप यहाँ पर भी, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, किसी 2 कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तत्पश्चात हर कार्बन के मध्य में सिंगल बॉन्ड को आप लगा दीजिए। फिर आप देखिए कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिसमें कितना किसका खाली है, इसका यहाँ पे देख रहे हैं 3 खाली है, इसका 1 खाली है, इसका भी 1 खाली है, इसका बेटा हमारा 3 खाली है। अब जितने भी हमारे बॉन्ड खाली थे सभी पे हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, तो हमारा टोटल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे 8 आपके जुड़ गए और यहाँ पे आपका एल्कीन परिवार के सदस्य की संरचना प्राप्त हो गई। अब इसको हम लोग कहते हैं, कितने कार्बन है बेटा इसमें? 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। और हमने भी आपको बताया था कि एल्कीन परिवार के लिए संगत कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर उसमें इन जोड़ देंगे। यहाँ पे हमारा हो जाएगा ब्यूट धन इन, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन। ये हमारा क्या हो गया? ब्यूटीन हो गया। और इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे, इसको आप लोग नोट करते रहिए, हम इसको इरेज कर रहे हैं यहाँ से। अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे एल्कीन परिवार के सदस्य। एल्कीन परिवार के सदस्य क्या होते हैं उसके बारे में बात, एल्काइल परिवार, एल्काइल परिवार के सदस्य क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एल्काइल परिवार के सदस्यों को या एल्काइल परिवार के हाइड्रोकार्बनों को पहचानने के लिए हमारा सबसे सिंपल तरीका होता है कि जब किसी भी कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के दुगने से अगर 2 कम हाइड्रोजन पाया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं एल्काइल परिवार के सदस्य। और एल्काइल परिवार के सदस्यों में किसी 2 कार्बन के मध्य में एक ट्रिपल बॉन्ड का पाया जाना अति आवश्यक होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कितने कार्बन लिए, देखिए हम बार 4 ही कार्बन ले रहे हैं यहाँ पर, तो हमने पुनः 4 कार्बन लिया और चारों कार्बनों को यहाँ पे ड्रा कर दिया। और हम देखेंगे कि इसमें किसी 2 कार्बन के मध्य में एक त्रिक बंध लगाएंगे, चाहे जहां पे आप लगा सकते, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर। यहाँ हमने लगा दिया, बाकी जगहों पर सिंगल बॉन्ड सब इसको जोड़ दीजिए। और तत्पश्चात देखिए किस कार्बन का कितना बॉन्ड खाली है। इसका 3 खाली है तो 3 एच पकड़ा दीजिए, इसका 4 बॉन्ड पूरा है, इसका भी 4 पूरा है, इसका 3 खाली है, इसको भी आप 3 पकड़ा दीजिए। ये हमारा क्या हुआ, इसकी संरचना पूरा कंप्लीट हो गई। इसका नाम हमारा हो जाएगा ब्यूट धन आयन, इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटाइन। ये हमारे एक मैंने आपको पुरानी क्लास का एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि जो कि एल्केन एल्कीन एल्काइन के लिए हमारे मुख्य रूप से आपके पूरे सिलेबस में, आपके 12वीं के जितने भी सिलेबस हैं उन्हीं के साथ में आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसा कि हम आपको यहाँ पे अब बताएंगे, जैसा कि आप लोगों को इसमें खुली श्रृंखला के यौगिक भी हमारे कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप लोग कहते हैं एल्केन और एल्कीन, ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जो कि बंध श्रृंखला बनाने में भी सहयोग करते हैं। जैसे कि अगर हमारा एल्कीन समूह का कोई भी यौगिक अगर बंध श्रृंखला बनाना चाहता है तो वह क्या करेगा कि एल्केन की तरह संरचना बनाता है। अगर एल्काइन समूह के यौगिकों का अगर आप बंध श्रृंखला बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारा जो होगा किसी 2 कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड का वहां पे होना अति आवश्यक है। और देखिए बच्चों, जैसे कि हम लोग कहेंगे C4H8 और एक हम लेते हैं C4H6। मैंने 4 कार्बन को यहाँ पे रखना बार बार समझा।
अब देखिए यहाँ पे 4 कार्बन है, यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा कि इसमें कार्बन के दुगने के बराबर हाइड्रोजन है, अर्थात ये एल्कीन परिवार का है। और इस वाले में हम देख रहे हैं कि कार्बन के दुगने से 2 कम हाइड्रोजन है, अर्थात यह एल्काइन परिवार का सदस्य है। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे अगर इनकी बंद श्रृंखला बनाएंगे तो हम आपको 60 में बताना है, क्योंकि इसको 11वीं में बताया जा चुका है कि जितने भी कार्बन हो हर कार्बन को आप पहले ड्रा कर लीजिए और प्रत्येक कार्बन को एकल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि एल्कीन परिवार के यौगिकों को अगर आप उसकी बंद श्रृंखला बनाना चाहते हैं तो एल्कीन परिवार के जितने भी कार्बन होंगे पहले आप उनको ड्रा कर दीजिए। ड्रा करने के उपरांत उसके प्रत्येक कार्बन के मध्य में एकल बॉन्ड को आप जोड़ दीजिए और फिर देखिए कि किस कार्बन के कितने खाली, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड होते हैं। इसका यहाँ पे 2 कंप्लीट, 2 खाली है, इसका भी 2 खाली है, इसका भी 2 खाली है, इसका भी 2 खाली है। अब आप देखिए इसका पूरा का पूरा 4 बॉन्ड हमारे प्राप्त हो गए, सबके 4 बॉन्ड इसके पूरे हो गए। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा ठीक है, अब देखिए बेटा इसको मैंने संरचना इसकी आपको मैंने बता दिया, आपको भली बात शायद समझ में आया भी होगा। अब इसके नाम की बात हम करते हैं। ध्यान देना बच्चों, अगर यह एल्कीन परिवार का है तो इसका नाम देंगे एल्केन की तरह। मेरी बात को सुनिएगा फिर से, अगर यह एल्कीन परिवार का है या किस परिवार का संरचना हमने बनाया, एल्कीन परिवार के सदस्य का। अगर एल्कीन परिवार के सदस्य की अगर आप संरचना बनाते हो तो उसका नामकरण हम देंगे एल्कीन की तरह, अर्थात। लेकिन एक बात का ध्यान देना होगा, चाहे एल्कीन परिवार का होगा चाहे एल्काइल परिवार का होगा, उसके नाम के लिए हमें एक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, साइक्लो। क्या प्रयोग करना पड़ेगा? साइक्लो। यहाँ पे हम लोग कहेंगे, नाम देंगे एल्केन की तरह, इसका हमारा क्या? साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन। अब यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन नहीं कह देंगे कि यह एल्कीन परिवार का है जिसका नाम दे देंगे साइक्लोब्यूटेन, नहीं। यहाँ पे एल्कीन परिवार का है तो नाम देंगे एल्केन की तरह, लेकिन उसके पहले किस शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे? साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एल्काइन परिवार के सदस्यों का अगर आप बंद श्रृंखला बनाना चाहते हो तो उसके लिए जितने भी कार्बन हो पहले आप उसको ड्रा कर लीजिए और आप किसी 2 कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड रखिए, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे जहां पर चाहे कहां पर रखिए आप, लेकिन 2 कार्बन के मध्य में एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। इसके उपरांत आप देखेंगे कौन से कार्बन पे कितना खाली है। यहाँ पे 2 खाली है, यहाँ 2 दे देंगे। यहाँ पे देखिए 2 बॉन्ड हो चुके हैं, इसके भी 2 खाली हैं, इसको भी 2 H आप पकड़ा दीजिए। इसका 1 खाली है तो इसका 1 H, इसका भी 1 है। देखिए बच्चों यहाँ पे 6 हाइड्रोजन आपके थे जो कि पूरे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसका हम लोग नाम देंगे, इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हैं या इसकी संरचना संकेतात्मक रूप से इस प्रकार से भी बनाई जाती है। अब इसका नाम भी देंगे, एल्काइन परिवार का है तो नाम देंगे एल्कीन परिवार की तरह से। यहाँ पे नाम इसका क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्या नाम इसका हमारा होगा? ब्यूटीन। लेकिन इसके पहले हम लोग क्या जोड़ेंगे? साइक्लो। साइक्लोब्यूटीन। ठीक है, हम यहां बताएंगे कि जो हमारे आपके साइक्लो ग्रुप वाले जो हमारे कंपाउंड होते हैं एल्कीन और एल्काइन समूह के कंपाउंड बनाते हैं, तो हम यही कहेंगे कि एल्कीन परिवार का सदस्य का जब हम बंद श्रृंखला बनाएंगे तो उसका नाम देंगे एल्केन की तरह से, और एल्काइन वालों का जब बंद श्रृंखला बनाएंगे तो उनका नाम किसकी तरह देंगे? एल्कीन की तरीके से। ये हमारे आपके रहे आपके एल्कीन और एल्काइन के जो साइक्लो ग्रुप होते हैं उनकी संरचना हुई, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एल्कीन मूलक के बारे में हम बताना चाहेंगे कि एल्कीन मूलक क्या होते हैं। एल्कीन मूलक का मतलब क्या होता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर देने के उपरांत जो शेष हमारा बचता है उसे हम लोग एल्कीन मूलक कहते हैं। जैसे बच्चों हम लोग कहते हैं कि CH4 है, इसको हम लोग पूरा नाम देते हैं मेथेन। क्या दिया है हमारा? मेथेन। अगर इससे एक H, अगर आप यहाँ से एक H को निकालते हैं तो यहाँ पर हमारा बनता है CH3। इसे हम लोग बोलेंगे क्या? एल्किल मूलक, या इसका नाम देंगे हम लोग मेथिल। क्या नाम देंगे? मेथिल। तो हम यहाँ पे इसको आपको ये बताना चाहते हैं कि जितने भी एल्केन आपके एल्केन समूह से एक H को निकाल देने के बाद
जो शेष हमारा बचता है उसी को हम लोग एल्किल मूलक के नाम से जानते हैं, और जिसे पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आर के नाम से देखेंगे। आर का मतलब जहां भी आपको आर समझ में आएगा या आप ये सोचिएगा क्या या तो ये हमारा मेथिल होगा या तो हमारा यहाँ पर एथिल होगा, या अगर C3H आपका 7 है तो ये हमारा प्रोपिल होगा। ऐसे ही यदि आपके जितने भी कार्बन होंगे, कार्बन की संख्या के आधार पर उसमें हम लोग इल जोड़ देंगे। जैसे कि आप लोग लेते हैं कि C6H13 लेते हैं, अब इसका नाम क्या होगा? तो आप यहाँ पे सोचेंगे ना ये एल्केन मूलक में है, ना तो एल्कील में है, ना तो आपका एल्काइन में है। इसको साफ साफ आप देखिए कि इसमें हम देख रहे हैं कार्बन के दुगने से एक अधिक हमारा हाइड्रोजन है। इसका आंसर ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन हमारा कम है एल्केन बनने के लिए, अतः इसको हम लोग कह सकते हैं कि एल्कीन मूलक है। एल्कीन मूलक में जितना हमारा कार्बन होगा, कितना कार्बन है? 6 कार्बन के लिए हम लोग बोलते हैं हेक्स। क्या बोलते हैं? हेक्स। हेक्स में क्या जोड़ देंगे? इल। क्या जोड़ देंगे? इल। इसका नाम क्या हो जाएगा? हमारा हेक्सिल। क्या नाम हो जाएगा बेटा? इसको हमारा नाम हेक्सिल हो जाएगा। इसी प्रकार से एल्किल मूलकों को भी हम लोग यहाँ पे देखें। एल्किल मूलकों के साथ में जैसे कि हम लोग किसी भी क्रियात्मक समूहों को जोड़ते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा थोड़ा सा कक्षा 11वीं में कि आयुक्त एसिड में कि हमारे क्रियात्मक समूह होते हैं। क्रियात्मक समूह जैसे हमारा हो गया OH जो कि यह एल्कोहल का पहचान है, और आपका होगा जैसे हमारा यक्स का मतलब ये होगा कि हमारे जो हाइड्रोजन फैमिली होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हाइड्रोजन परिवार के एलिमेंट होते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारा एल्डिहाइड समूह होता है, आप कहते हो CHO आपका एल्डिहाइड समूह है। इसी का जस्ट अपोजिट हम लोग मान सकते हैं, कीटोन के लिए भी ले सकते हैं आप लोग, या इसमें हम लोग कार्बोक्सिलिक समूह लेते हैं कि जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह होंगे, इन सभी क्रियात्मक समूहों को इस एल्किल मूलक के साथ हम जब जोड़ेंगे तो हमारी एक नई प्रकार की टॉपिक तैयार होती है, जो कि पूरे के पूरे हमारे 12वीं में एक सिलेबस बनता है। जैसे हम लोग कहते हैं ROH। ROH का मतलब क्या हुआ कि इसे हम लोग कहते हैं क्या? एल्किल एल्कोहल। ठीक है, यह एल्कोहल समूह के बारे में बात कर रहे हैं। एल्कोहल जैसे हम लोग यहाँ पे R किसको लेते हैं? R मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 को, CH3 of the OH, CH3 of the OH। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे CH3 क्या है? इसका नाम हम देंगे मेथिल, इसका नाम हमारा क्या है? एल्कोहल है। तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमारा बनता है मेथिल एल्कोहल। क्या बनेगा हमारा? मेथिल एल्कोहल। अगर यहाँ पे आपके मेथिल के स्थान पर आपने एथिल ले लिया तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल। अगर आपने प्रोपिल ले लिया तो बन जाएगा प्रोपिल एल्कोहल। मतलब जिस प्रकार का R यहाँ पे आप लेंगे, जितने कार्बन का लेंगे, उसी प्रकार का हमारा उतने कार्बन का हमारा एल्कोहल आपको प्राप्त होगा। उसी प्रकार बच्चों चाहे जो भी आप क्रियात्मक समूह, जितने भी आपके 14-15 जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह हैं, उन क्रियात्मक समूहों को इस एल्किल मूलक के साथ हम लोग जब जोड़ेंगे तो हमारे खुली श्रृंखला के जितने भी कंपाउंड हमारे प्राप्त होंगे, उसे हम कक्षा 12वीं में अच्छी तरीके से इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना? और इसी प्रकार से हमारे जो बंद श्रृंखला के कंपाउंड होते हैं, जैसे हमारा बेंजीन अर्थात एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक हमारे कौन कौन आते हैं? जैसे हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यह हमारा क्या है, इसे आप लोग कहते हो बेंजीन। बेंजीन का सामान्य सूत्र होता है, या कहेंगे इसका सूत्र होता है C6H6 होता है, और इसकी संरचना हमारी ऐसे भी आप लोगों ने बनाया है कि यहाँ पर जो कि एकांतर पर हमारा देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, और इसमें एक एक जो खाली होते हैं उसमें हमारे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को प्राप्त हो रहा है कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड आपको टच किए हुए हैं। इसी को हम लोग ऐसा भी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, ये हमारे क्या है? बेंजीन है। अब बेंजीन जो होता है, बेंजीन से एक H को विस्थापित करने के बाद जैसे हमारे
आपके कोई भी कंपाउंड जो भी एक H को विस्थापित करने के बाद या 2H को विस्थापित करने के बाद जो भी हमारे क्रियात्मक समूह हमारे इसमें जोड़ेंगे, ये पूरा हमारे 12वीं के सिलेबस में आपको देखने को प्राप्त होगा। जैसे हम लोग कहते हैं, मान लीजिए कि हमने इससे एक H निकाल दिया, यहाँ पे हमारा बनता है इस भाग में। ध्यान देने वाली बात यह है, अगर यहाँ से एक H निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे हमारा इसका सूत्र बना C6H5, क्योंकि एक अभी हमारा इसका खाली है, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फेनिल। क्या बोलेंगे? फेनिल बोलते हैं। अगर इसमें हम लोगों ने OH को जोड़ दिया, यहाँ हमारा बन जाता है ये फिनॉल। क्या बन जाएगा? फिनाल के नाम से जाना जाएगा। ऐसे ही हम लोग इसमें RX का मतलब क्या हुआ कि हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई जोड़ दीजिए, या एल्डिहाइड समूह जोड़ दीजिए, या कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ दीजिए, या हमारा कीटोन समूह जोड़ दीजिए, या एमीन समूह जोड़ दीजिए। जो भी हमारे जितने भी क्रियात्मक समूह हैं वो हमारे एल्किल मूलक के साथ में या हमारे एरोमेटिकों के साथ में जुड़ने के उपरांत जो हमारी पूरा सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग कक्षा 12वीं के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हम पढ़ते हैं। तो हम आपको आज की क्लास यहीं पे आपका क्लोज कर रहे हैं। कल के लिए हम आपको यहाँ पर रखेंगे IUPAC नेम। तो हम आपको पहले एक बात बताना चाहेंगे कि जो बच्चे भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको आपको क्या करना है, इसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्रियात्मक समूह कक्षा 11वीं की बुक से क्रियात्मक समूह को कल आप वरीयता क्रम की सारणी को पूरी तरीके से आप याद रखिए। हम आपको IUPAC नेम ऐसे तरीके से बताएंगे कि जो कि आपको एकदम शॉर्ट तरीके से आपको याद होगा। और जिन बच्चों को IUPAC नेम अगर कंफर्म नहीं हो पाएगा, उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने में बहुत बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि पूरा का पूरा खुली श्रृंखला की यौगिक और बंद श्रृंखला की यौगिक जो भी होते हैं, पूरा हमारे एग्जाम में सिर्फ IUPAC नेम की ही आधार पर वह परीक्षा में आपके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम भले ही 11वीं में आपको पढ़ाया गया इसको, लेकिन हमारा कल की जो क्लास होगी, अगली क्लास में आपको जो दूंगा, वो हमारा IUPAC नेम पर ही आधारित होगी। धन्यवाद। और आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और एक बात हम आपको सुनाते जाएंगे कि कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को अगर देखना चाहता है, देखिए, लेकिन समूह बना करके आप न देखिए, क्योंकि जिस कारण से ये ऑनलाइन क्लास चलाई गई है, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए, तो आप उस विशेष चीज को भी ध्यान रखिए कि आप दूरी से अपना सारा कार्य करिए। ओके, धन्यवाद।